2 साल बाद जब लोग बोल रहे होंगे कि 2026 में आईपीओज ने हिस्ट्री बना दी, तो उस वक्त आप चुपचाप सुन रहे होंगे और रिग्रेट कर रहे होंगे कि आप सिर्फ देखते क्यों रहे, उस वक्त पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। क्योंकि सच्चाई ये है कि आईपीओज में पैसा लक से नहीं बल्कि सही समय पर अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो तो उसी से बनता है। और 2026 सिर्फ एक साल नहीं होने वाला, ये इंडियन कैपिटल मार्केट में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां पर ऐसे ऐसे आईपीओज आने वाले हैं जो साइज में एलआईसी को भी चैलेंज करेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि आईपीओ आएगा या फिर नहीं आएगा, क्वेश्चन ये है कि क्या अब आप रेडी हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर नहीं। आज का वीडियो इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम 2026 के 10 बिगेस्ट आईपीओज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट का गेम पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो साथ साथ में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि एलआईसी जैसे जायंट्स लिस्ट हुए, Hyundai जैसे ग्लोबल ब्रांड्स हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिले और रिटेल पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल पर देखने को मिला। लेकिन अब ये जो 2026 का साल होने वाला है, ये केवल आईपीओज की नहीं बल्कि इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप की रीशेपिंग कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के 10 बिगेस्ट आईपीओज की, कौन से ऐसे आईपीओज होने वाले हैं जो इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्क और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। यहां पर केवल आईपीओज की लिस्ट नहीं होने वाली है बल्कि यहां पूरा ही कैपिटल मार्केट का एक रोड मैप हम डिस्कस करेंगे। 2026 के आईपीओज का एक कॉमन थीम है, ये कोई लॉस मेकिंग कंपनीज नहीं है, कोई स्टार्टअप्स नहीं है, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं और कुछ तो मार्केट लीडर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि एलआईसी और Hyundai से भी बड़ा आईपीओज में नाम जो होने वाला है वो होगा जियो टेलीकॉम का। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इस नाम को इग्नोर कर देते हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आप मिस कर सकते हो, क्योंकि जियो टेलीकॉम का ये जो आईपीओ है ये एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन डेटा प्राइस को हिस्ट्री बना दिया है। ऐसे में ये कोई नॉर्मल आईपीओ तो नहीं होने वाला है और यही कंपनी अब अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने वाली है, लिस्टिंग होने वाली है इसकी, तो एक बड़ा धमाका हमें देखने को मिल सकता है। रिलायंस ने ये क्लियरली बोल दिया है कि जून 2026 तक कंपनी लिस्टिंग का प्लान कर रही है और उन्होंने गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है जो जनरली तब रिक्वायर्ड होते हैं जब आईपीओ साइज बड़ा होने वाला होता है। इसलिए एक चीज तो बहुत ही क्लियरली समझ आ रही है कि आईपीओ लेकर आने की जो प्लानिंग है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अब आ जाते हैं नंबर्स पर, जिससे कि मार्केट थोड़ा सा हिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर जियो टेलीकॉम का आईपीओ आता है तो उसका साइज $100 बिलियन से $180 बिलियन तक का हो सकता है। यानी कि अगर रुपये में बात की जाए तो 9 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ तक का ये आईपीओ हो सकता है। वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए आप सोचिए कि लिस्टिंग के दिन ही ये कंपनी इंडिया की टॉप 5 या फिर टॉप 2 लिस्टेड कंपनीज में शामिल हो सकती है। और रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी ये जो कंपनी है ये सिर्फ 2.5 या फिर 5% तक का स्टेक ही आईपीओ में सेल करेगी, और फिर भी 2.5% के हिसाब से इशू साइज 40,000 करोड़ से ऊपर और 5% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 80,000 करोड़ से ऊपर हो सकता है। अब तक का जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ है वो 27,000 करोड़ तक का था, मतलब कि जियो टेलीकॉम लिस्टिंग होते ही हिस्ट्री बना देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जायंट जो होगा फोन पे का आईपीओ। अब इंडिया में हर सेकंड यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और हर दूसरा ट्रांजैक्शन फोन पे से हो रहा है। लगभग 50% तक का मार्केट शेयर है कंपनी के पास। तो यहां पर सवाल अब ये नहीं है कि फोन पे का आईपीओ बड़ा होने वाला है या फिर नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या ये आईपीओ पैसा बना पाएगा या नहीं, क्योंकि फोन पे अब सिर्फ एक ऐप नहीं रहा है बल्कि ये इंडिया का डिजिटल ब्लड स्ट्रीम बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 47% के आसपास, यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 49% के आसपास, गूगल पे को पीछे छोड़कर और पेटीएम को तो पूरी तरह से रेस से बाहर करके ये मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं और इनका ये जो डोमिनेंस है ये पिछले 5 साल से लगातार कंटिन्यू है।
अभी दिसंबर 2025 की ही बात की जाए तो 980 करोड़ ट्रांजैक्शंस केवल एक महीने में देखने को मिली हैं। तो इतनी शानदार ग्रोथ के चलते यहाँ पर एक साइलेंट डेंजर भी है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी यूपीआई प्लेयर 30% से ज्यादा मार्केट कैप नहीं रख सकता है, लेकिन फोन पे के केस में ऑलरेडी 45 to 50% तक का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब कि फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पर फोर्सफुली कैप हो सकती है। मोनोपोली को तोड़ना यहाँ पर पड़ेगा, ये कंपनी को पूरी तरह से पता है। इनको ये भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उसके ऊपर जिंदा नहीं रहा जा सकता है, इसीलिए कंपनी क्वाइटली अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में लगी हुई है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक ब्रोकिंग, एड्स एंड ऐप स्टोर इकोसिस्टम में घुसकर। अभी अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो अभी भी 88% जो है वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस के थ्रू आ रहा है, 8% इंश्योरेंस, 4% स्टॉक ब्रोकिंग एंड 4% एड्स। यानी कि एक सुपर ऐप ब्लूप्रिंट साइलेंटली यहाँ पर तैयार हो रहा है। बट यहीं पर एक रेड फ्लैग भी है। कंपनी के एड्स में जो चीज नहीं दिखाई जा रही है वो ये है कि अभी भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है। इनका पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव में है, एबिटा नेगेटिव में है। और ये लॉस एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कस्टमर एक्विजिशन के लिए जो कैशबैक, रिवॉर्ड्स और फ्री मनी कल्चर है, उसकी वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले कस्टमर्स को आदत लगाओ, उसके बाद आईपीओ लेकर आओ और वो सारा पैसा वापस इकट्ठा करो। आईपीओ की अगर बात करें तो सोर्सेस के मुताबिक अप्रैल 2026 तक लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। 12,000 से 13,000 करोड़ तक का इशू साइज हमें देखने को मिल सकता है और वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो सकता है। और यहाँ पर जो प्राइस बैंड होगा वो 2300 से 2500 रुपए तक का देखने को मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली। फोन पे के बारे में जितनी भी चर्चा हमने की है उसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये एक फिनोमिनल प्रोडक्ट कंपनी है। सेक्टर मैसिव है, यूजर बेस तो अनमैच्ड है, लेकिन अभी भी फिर भी यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा दूर है। ऑल्सो रेगुलेशंस का रिस्क रियल है, वैल्यूएशंस एग्रेसिव है। ऐसे में ये कंपनी अगर आईपीओ लेकर आती है तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स की पेशेंस को काफी ज्यादा टेस्ट कर सकता है। और याद रखिएगा, जितना ज्यादा हाइप हमें देखने को मिलता है उतना ही ज्यादा होमवर्क भी उस केस में रिक्वायर्ड होता है। अब जहां तक फोन पे की हमने बात की, अगर ये डिजिटल मार्केट का किंग है तो अगला जो आईपीओ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो इंडिया के इंटरनेट का लैंडलॉर्ड है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम हर घर में आपने सुना होगा। जी हाँ, हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के आईपीओ के बारे में। फ्लिपकार्ट कोई एक छोटी स्टार्टअप स्टोरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के ई कॉमर्स सेगमेंट में एक पायनियर कंपनी है जो कि अमेज़न की बिगेस्ट राइवल है और वॉलमार्ट बैक्ड जाइंट है और इंडिया के ऑनलाइन शॉपिंग रेवोल्यूशन का फेस है। फ्लिपकार्ट अभी वॉलमार्ट का हिस्सा है। यहाँ पर जो फाउंडर्स हैं उनका स्टेक अभी भी बना हुआ है, इसीलिए 2026 में फ्लिपकार्ट का आईपीओ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट आईपीओ हो सकता है। अभी तक इशू साइज ऑफिशियल नहीं है, डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं, लेकिन एक चीज पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है कि फ्लिपकार्ट जो है ये अपने सेक्टर का लीडर है। और यहाँ तक अभी तक जो भी डिस्कशन हमने किया है, अगर हम उसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो जियो टेलीकॉम जो कि टेलीकॉम सेक्टर में लीडर है, वहीं फोन पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस में एक लीडर है और फ्लिपकार्ट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये एक पायनियर कंपनी है जो कि ई कॉमर्स सेक्टर में लीडर है। तो ये सिर्फ आईपीओज नहीं होने वाले हैं, बल्कि एक सेक्टर डिफाइनिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं। अब नंबर 4 पर अगर हम मूव करें तो आप यहाँ पर एक अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट सोच के देखिए कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और स्टॉक एक्सचेंज खुद आईपीओ लेकर आ रहा हो। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एनएसई के आईपीओ की, क्योंकि बीएसई ऑलरेडी लिस्टेड है। एनएसई का आईपीओ सालों से पेंडिंग है और यहाँ पर मार्केट बज भी बड़ा होगा क्योंकि इशू साइज बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी मोनोपोली पोजीशन होल्ड करती है, वॉल्यूम्स यहाँ पर हाई हैं और मार्केट का एक बैकबोन इसे कंसिडर किया जाता है। वैसे तो 2025 तक ये आईपीओ एक्सपेक्टेड था, लेकिन इंटरनल इश्यूज की वजह से हमें डिले देखने को मिला। लेकिन उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि 2026 में क्लियरेंस डेफिनेटली मिलेगा इस आईपीओ से रिलेटेड। एक चीज याद रखिएगा कि एक्सचेंज में कोई भी बिजनेस साइकिल नहीं होता, यहाँ पर टोटली वॉल्यूम्स के आधार पर पैसा बनता है। इसलिए एनएसई का जो आईपीओ है ये भी एक काफी बड़ा होने वाला है 2026 में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो कि
कि एक बहुत ही बोरिंग दिखने वाला लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आईपीओ में से एक होगा 2026 में, जो होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ। ये इंडिया का लार्जेस्ट एएमसी है, जहां पर लार्जेस्ट एयूएम है, एसआईपी ड्रिवन ग्रोथ इसमें देखने को मिलता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेरेंट कंपनी है। 2026 के मिड या फिर एंड तक लिस्टिंग होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इशू साइज इस आईपीओ का काफी बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और एक इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ पर यह भी है कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा होगा या फिर नहीं होगा। अगर इनके शेयर होल्डर कोटा होता है तो यहाँ पर जो एसबीआई के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक बोनस अपॉर्चुनिटी ये बन सकती है। मूविंग ऑन टू थोड़े छोटे साइज के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हाई इंटरेस्ट वाले आईपीओ हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हीरो फिनकॉर्प की, जिसमें कि शेयर होल्डर कोटा पॉसिबल है। यहाँ पर इसका जो इशू साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 3600 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी फर्दर अनाउंसमेंट्स भी हम जल्द ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला है बोट का आईपीओ, जो कि एक यूथ सेंट्रिक कस्टमर ब्रांड है, जिसमें कि ये ईयरबड्स, वियरेबल्स और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। शार्क टैंक फेम अमन गुप्ता यहाँ पर एक्स फैक्टर होने वाले हैं और इशू साइज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 1500 करोड़ के आसपास का हो सकता है। अब यहाँ पर ये आईपीओ का साइज तो छोटा होने वाला है लेकिन हाइप काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। अगला है ओयो का आईपीओ, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी टर्न अराउंड स्टोरी है। यहाँ पर इशू साइज 6600 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। इंटरनल अप्रूवल्स इस आईपीओ को मिल चुके हैं, जो कि लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है 2026 में। नेक्स्ट इज कोल इंडिया सब्सिडरीज एंड सीएमपीडीआई, जहां पर हम एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो एक डिविडेंड एंगल देखने को मिल जाता है, शेयर होल्डर्स कोटा डेफिनेटली यहाँ पर होगा और एक पीएसयू स्टेबिलिटी का फैक्टर भी जुड़ जाता है। आगे आ जाता है मिल्की मिस्ट का आईपीओ, जो कि डेयरी एंड एफएमसीजी ब्रांड है। साउथ इंडिया में इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन स्टोरी यहाँ पर ये कंपनी दिखाती है। कंजम्पशन लेड ग्रोथ प्ले इस कंपनी का हमें देखने को मिला है, तो 2026 में ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओस में हो सकता है। अब यहाँ पर इस पूरे डिस्कशन को अगर कंक्लूड किया जाए तो 2026 में ये कोई स्टार्टअप्स का मेला यहाँ पर नहीं लगने वाला है, बल्कि जो सेक्टर के लीडर्स हैं वो कंपनीज यहाँ पर मैदान में उतरने वाली हैं, मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं। आपको अपना अच्छे से होमवर्क करना है और पेशेंस के साथ अगर आप चीजों को लेकर चलते हो तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करता है असली रिटर्न्स बनाने में, क्योंकि आईपीओ एक इवेंट होता है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है वेल्थ क्रिएशन का, जिसमें जो लोग हेडलाइंस देखते हैं वो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिग्रेट में रहते हैं, लेकिन जो लोग आईपीओ को अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके फैक्ट्स को क्लियरली समझते हैं और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो यहाँ पर फायदे में रहते हैं और रियल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। अब आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।